Hello everyone, welcome और welcome back to our channel Bits of Asian Dramas। श्याओ अपनी माँ का घर किसी भी कीमत पर बिकने नहीं देना चाहता था और इसी मिशन में इस बार जोवन भी उसके साथ खड़ी होती है। दोनों मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे बायर खुद ही डर कर भाग जाए। जब गोयान मिस्टर ली को विला दिखा रही होती है तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली जाती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि सिर्फ फिश टैंक की लाइट्स जल रही होती हैं। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है और तभी ऊपर से हाई हील्स की टक 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 की आवाजें गूंजना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ ही कहीं से पियानो की डरावनी मेलोडी भी सुनाई देने लगती है। मिस्टर ली को लगता है कि इस खाली घर में कोई और भी मौजूद है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो जल्दी जल्दी बाहर की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही डोर के पास पहुंचता है उसकी नजर दीवार पर पड़ती है। वहाँ ताज़ा लाल खून जैसे हैंडप्रिंट्स बने होते हैं। ये देखते ही उसकी चीख निकल जाती है और वो बिना पीछे देखे वहाँ से भाग खड़ा होता है। बायर और गोयान के जाते ही जोवान और श्याओ बाहर आकर एक दूसरे को देखते हैं। दोनों अपनी सक्सेसफुल एक्टिंग पर हंसने लगते हैं। असल में ऊपर हाई हील्स और पियानो की आवाज जोवान ने क्रिएट की थी। विला के ब्रेकर ऑफ और दीवार पर ब्लड हैंडप्रिंट्स श्याओ ने खुद बनाए थे। मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल हो चुका था। थोड़ी देर बाद जोवान घर के अंदर पेंटिंग्स देखने लगती है। स्टूडियो में लगी पेंटिंग्स देखकर वो इम्प्रेस हो जाती है। उन पेंटिंग में एक स्केच स्विमिंग पूल वाले ट्री का भी था। श्याओ हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, ये सब पेंटिंग्स मैंने बनाई हैं। ये सुनकर जोवान उसके हिडन टैलेंट देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि सेकंड फ्लोर वाले रूम में भी पेंटिंग्स देखी थी, वो भी बहुत अच्छी थी। क्या वो भी तुमने पेंट की थी? ये सुनते ही श्याओ को उसकी मदर के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, क्योंकि सेकंड फ्लोर का रूम उसकी लेट मदर की प्राइवेट जगह थी और पेंटिंग्स भी उनकी थी। वो गुस्से में पूछता है, तुम्हें अंदर जाने की परमिशन किसने दी? और बिना कुछ सोचे सीधा कहता है, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। जोवान को समझ ही नहीं आता कि सडनली क्या हुआ। वो उसे सॉरी बोल के वहाँ से चली जाती है। उधर बाहर खड़ी गोयान को भी समझ आ जाता है कि हाउस व्यूइंग खराब करने के पीछे जोवान का भी हाथ था। अब वो जोवान को एक टी हाउस में ले जाती है और मिलते ही उस पर इल्जाम लगाती है, तुमने प्रॉमिस तोड़ा है। मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए, सिर्फ इस कंडीशन पर कि तुम श्याओ से दूर रहोगी। जोवान कामली जवाब देती है, हम सिर्फ दोस्त हैं और मैं उसे हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन गोयान उसकी एक बात नहीं मानती। बातें करते करते एग्जाम का टॉपिक भी आ जाता है। तब जोवान बताती है कि उसने एग्जाम इसीलिए मिस किया क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन गोयान के दिल में जरा भी सिंपैथी नहीं होती। वो सिर्फ इतना कहती है कि ये बस बुरी किस्मत थी तुम्हारी और तुम्हारी दादी की। ये सुनकर जोवान का दिल टूट जाता है। फिर वो अपने लेट फादर की इंश्योरेंस पॉलिसी का जिक्र करती है। उसे लगता था कि उन पैसों में से कुछ हिस्सा ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए मिला होगा, लेकिन गोयान झूठ बोलते हुए कहती है, इंश्योरेंस मेरी प्रॉपर्टी थी, सब कुछ मेरे नाम था। जोवान मजबूरी में कहती है, ठीक है, जितने पैसे आप दे रही हैं मैं उन्हें लोन समझकर बाद में वापस कर दूंगी। लेकिन गोयान की एक और कंडीशन होती है। वो उसी वक्त जोवान का फोन निकलवाती है और उसके सामने ही श्याओ को डिलीट करवा देती है। श्याओ जब जोवान को सॉरी का मैसेज करता है तो उसे पता चलता है कि वो उसे वीचैट से रिमूव कर चुकी है। वो बहुत डिसअपॉइंटेड लग रहा था। नेक्स्ट डे इधर लू फैमिली में भी टेंशन बढ़ती जा रही थी। श्याओ के ग्रैंडफादर उनके घर पर रिसेंटली हुए इंसिडेंट को डिस्कस कर रहे होते हैं और दोनों को घर सेल करने की कोशिश करने पर डांट रहे होते हैं। वो श्याओ को भी समझाते हैं कि ऐसे चले जाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पता है ना, मैं हमेशा की तरह तुम्हारी सपोर्ट में खड़ा हूँ। अब ग्रैंडफादर के जाने के बाद उसके फादर एक नई डिमांड रख देते हैं। उन्हें चाहिए था कि श्याओ लानयुए ग्रुप की 40th एनिवर्सरी फैमिली बैंक्वेट में जाकर एक बिजनेस पार्टनर मिस्टर खा के बेटे से माफी मांगे। श्याओ ये बात मान लेता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन पर, मेरी माँ का घर कभी नहीं बिकेगा। उसके फादर फौरन हाँ कर देते हैं और कहते हैं, वैसे भी मेरा उसे बेचने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन उनकी ये बात कितनी सच्ची थी ये कोई नहीं जानता। उधर घर पर जोवान अपने फादर के पुराने डॉक्यूमेंट्स देख रही होती है।
तभी उसके हाथ असली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लगता है। पेपर पढ़ते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें क्लियरली लिखा होता है कि इंश्योरेंस का सोल प्राइमरी बेनिफिशियरी जोआन खुद है, यानी कि इंश्योरेंस का सारा पैसा किसी और के नहीं बल्कि जोआन के नाम खुद है। यानी गोयान ने उससे सिर्फ झूठ नहीं बोला था बल्कि उससे उसका हक भी छीन लिया था और उसे और उसकी ग्रैंड मदर को छोड़कर लग्जरी लाइफ जीने चली गई। ये सच जानकर जोआन के दिल में बदले की आग और तेज हो जाती है। तभी उसकी नजर एक ऑनलाइन आर्टिकल पर पड़ती है जहां लान यूए ग्रुप के 40th एनिवर्सरी बैंक्वेट की अनाउंसमेंट चल रही होती है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि गोयान जरूर उस फंक्शन में होगी और शायद यही उसका बेस्ट चांस है अपनी माँ का सामना करने का और ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए अपना हक वापस लेने का। अब रात को वो अपनी जॉब पर होती है और श्याओ फैन के साथ वही होता है। जोआन को सुनाने के लिए जोर जोर से ये बातें करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जोआन ने उसे ब्लॉक कर दिया। फैन उसे समझाता है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो तो उल्टा जोआन की इनिशिएटिव स्टेप को नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जोआन मेंग से पूछती है अगर किसी से रिलेशनशिप ठीक करना हो तो क्या करना चाहिए। उसकी दोस्त हंसकर कहती है थोड़ा ईगो और डिग्निटी को साइड पर रख दो और शेमलेस लोगों की तरह खुद उसे वीचेट पर ऐड कर लो। जोआन ऐसा ही करती है और श्याओ को कहती है कि आर्केड में प्रमोशन वर्क चल रहा है, अगर इंटरेस्टेड हो तो वीचेट पर ऐड कर लो। लेकिन अगर ये आर्केड का काम होता तो उसे आर्केड का वीचेट शेयर करना था, लेकिन यहाँ पर तो वो अपना वीचेट शेयर कर रही होती है, जिससे श्याओ को समझ आ जाता है कि काम किसी प्रमोशन का नहीं बल्कि वो उसे खुद वीचेट पर ऐड करना चाहती है और इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। ये आइडिया फेल हो जाता है। अब नेक्स्ट एडवाइस के अकॉर्डिंग दोनों वर्कशॉप पहुँचती हैं जहाँ श्याओ अपनी बाइक क्लीन कर रहा होता है। वो उसके लिए सी फूड नूडल्स लेकर आई होती हैं। यहाँ भी वो टफ बनता है और दोनों को शावर से भगा देता है। अब मेंग को तो श्याओ पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी वो जोआन को नेक्स्ट एडवाइस देती है कि पिटीफुल एक्ट करो। अब नेक्स्ट सेकंड जोआन हमें यही करती दिखती है। वो आर्केड में श्याओ को ऐसा शो कराती है कि सुबह से काम करते करते वो बहुत एक्सहॉस्ट हो चुकी है, लेकिन स्टिल कोई फायदा नहीं होता। अब नेक्स्ट डे वर्कशॉप में फैन श्याओ को कहता है कि इतना टफ बनने का नाटक नहीं करो। तुम्हें भी पता है कि जोआन तुम्हें मनाने की कितनी कोशिश कर रही है और कहता है कि तुम भी प्रिटेंड कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम रोज उसी सेम मार्केट में नहीं जाते जहाँ पर वो काम करती है, और कहता है कि ड्रामा बंद कर दो। सबको पता है कि तुम अभी भी जोआन की फिक्र करते हो। लेकिन श्याओ उसको चुप करवा देता है, लेकिन उसे भी अंदर अंदर पता था कि फैन बिल्कुल ठीक कह रहा है। कुछ दिन बाद जोआन दोबारा हॉस्पिटल में अपनी ग्रैंड मदर से मिलने आती है। वहीं उसका दोस्त जियांग भी उनसे मिलने आता है। इस बार वो खाली हाथ नहीं आया था। उसके हाथ में फेंगचुआन सिटी की लोकल यूनिवर्सिटीज के ब्राउचर्स होते हैं, क्योंकि उसे पता था कि जोआन गाओ का एग्जाम मिस कर चुकी है और अब उसे अपने फ्यूचर के लिए नए ऑप्शंस ढूंढने तो होंगे। ब्राउचर्स देते हुए वो प्यार से कहता है कि जिंदगी तुम्हारी है और फैसला भी तुम्हें ही करना है। ये बात सुनकर जोआन को एहसास होता है कि जियांग हमेशा की तरह आज भी उसके फ्यूचर की फिक्र कर रहा है और अब उसका पहले वाला गुस्सा भी उतर जाता है। वो जियांग से उसके बर्थडे के बारे में पूछती है कि इस बार कैसे सेलिब्रेट करोगे। वो कहता है कि हमेशा की तरह। अब सीन कट होता है और आर्केड में फिर श्याओ फैन के साथ होता है, लेकिन जोआन कहीं नजर नहीं आ रही होती क्योंकि मेंग उसे अपने साथ ले गई होती है। लेकिन इस वक्त जोआन के दिमाग में सिर्फ श्याओ के रिलेटेड ही बातें चल रही होती हैं और तभी श्याओ की कॉल आ जाती है और इस बार उनका आइडिया काम कर जाता है। अब वो जल्दी से आर्केड आती है। श्याओ बाहर ही खड़ा होता है। इस बार जोआन बिना किसी बहाने के सीधा अपनी गलती मान लेती है। वो कहती है कि तुम्हें वीचैट से डिलीट करना मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। ये सुनते ही वो भी हल्के से स्माइल के साथ कहता है और मुझे भी उस दिन इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिर वो कहता है हमने साथ मिलकर फिशेस बचाई थी, घोस्ट बनकर लोगों को डराया था। मतलब हमारा रिलेशन ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को नजरअंदाज करना शुरू कर दें। ये सुन के वो हंसते हुए पूछती है कि हमारा रिलेशन क्या है। श्याओ कहता है कि टीचर और स्टूडेंट का, या तो फ्रेंड्स।
और दोनों हंसने लगते हैं। अब वो जोवान को वीचैट पर ऐड करने का भी कह देता है। दोनों आर्केड में फिर गेम खेलने चले जाते हैं। तब जोवान आहिस्ता से एक फेवर मांगती है। वो कहती है, मुझे फोनोग्राफ बैंड बहुत पसंद है, सुना है वो तुम्हारे फैमिली बैंक्वेट में परफॉर्म करने वाली है, क्या मैं भी वहाँ आ सकती हूँ? श्याओ बिना सोचे फौरन हाँ कर देता है। वो कहता है, बिल्कुल, बस थोड़ा जल्दी से आ जाना, और उससे उनका फेवरेट सॉन्ग भी पूछ लेता है और फिर मजाक में ऐड करता है, और फॉर्मल ड्रेस की टेंशन मत लेना। ऊपर से तो जोवान स्माइल कर देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल गिल्ट से भर चुका होता है, क्योंकि वो जानती थी कि बैंक्वेट में जाने की असली वजह वो बैंड नहीं बल्कि गोयान थी। वो बस दिल ही दिल में दुआ करती है, काश जब श्याओ को सब पता चले तो वो मुझसे नफरत ना करे। इधर बैंक्वेट से पहले जियांग का बर्थडे आ जाता है। सबसे पहले वो अपनी माँ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता है। उसकी मदर आज और भी ज्यादा खुश हैं, और उसकी वजह ये है कि जियांग का एडमिशन बेस्ट यूनिवर्सिटी में हो गया है। उसके बाद वो अपने फादर मिस्टर लू से भी मिलता है। मिस्टर लू उसे एक कस्टमाइज्ड फाउंटेन पेन गिफ्ट करते हैं और फ्यूचर में फाइनेंशियली सपोर्ट करने का भी प्रॉमिस देते हैं, लेकिन जियांग बड़े कामली सब कुछ मना कर देता है। वो कहता है कि हम एक फैमिली नहीं है और कभी बन भी नहीं सकते, इसलिए आज के बाद मैं लू फैमिली से कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं, और पहले की गई सपोर्ट का शुक्रिया अदा भी करता है। अब ये सुनकर उसके फादर का रियल फेस सामने आता है। इतनी देर से तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि वो इतने अच्छे फादर हैं, लेकिन उसकी बातें सुनते ही उनका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसे वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। रात को जोवान जियांग का बर्थडे केक लेकर रूफटॉप पर आती है। हमेशा की तरह कैंडल ब्लो करने से पहले जियांग अपनी पहली विश मांगता है। वो प्रे करता है कि काश तुम्हारी ग्रैंड मदर जल्दी से ठीक हो जाए। दूसरी विश में वो जोवान से कहता है, क्या अगले ट्यूसडे तुम मेरे साथ एग्जीबिशन चलोगी? प्रॉब्लम ये थी कि उसी दिन लानिए ग्रुप बैंक्वेट भी था, लेकिन जोवान सोचती है कि शायद दोनों जगह मैनेज कर लेगी, इसलिए वो हाँ कर देती है। अब सिर्फ एक लास्ट बर्थडे विश बची थी, लेकिन जियांग उस विश को भी अपने लिए यूज नहीं करता। वो मुस्कुरा कर कहता है, ये लास्ट विश तुम्हारी। ये सुनकर जोवान कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। वो आसमान की तरफ देखकर दिल ही दिल में एक ही प्रे करती है, बस मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाए। और इसी विश के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अब मैं मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, गुड बाय।